नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का जो है यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 चल रहा था, जहाँ जो कि बीच में रुक गया था। आरओ की परीक्षाएं चल रही थी लगातार, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज चला जा रहा था, इसी वजह से इसको रोक दिया गया था। तो अब फिलहाल हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि इसे कंटिन्यू तो हमें कल ही से करना था, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत व्यक्तिगत समस्याओं के कारण जो है इसको कल से कंटिन्यू नहीं किया गया। कोई बात नहीं, हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहाँ से इसे छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 74 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने लास्ट बात की थी क्या कहते हैं फ्रॉक फ़ोन के बारे में। और उसके आगे आज हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबा देंगे। और जो मित्र लगातार साथ चल रहे हैं वह भाई लाइक करते चलो थोड़ा थोड़ा। चलिए एक चीज़ और जानते चलिए, थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, पेपर को डिस्कस करने का दो तरीका होता है। एक तो या तो मैं सीधे आंसर बता दूं और चलता चलूँ अगले क्वेश्चन पे, और दूसरा होता है थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों के बारे में बताने का। तो मेरी कोशिश रहेगी इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की, यानी कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर बता दिया और चले गए। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि वही प्रश्न डायरेक्ट रिपीट किया जाए, लेकिन हाँ उससे संबंधित कुछ चीज़ों को रिपीट किया जाएगा। आप लोगों की तरफ से प्रयास यह होना चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। देखिए, लगातार टेस्ट सीरीज चलेगी और कई टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज एक साथ चलेगी हमारी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और आर्थिकी और दृष्टि की सीरीज तो चल ही रही है आपके लिए, ठीक है। दृष्टि का लेक्चर भी आपको जल्दी कंटिन्यू कर दिया जाएगा, आर्थिकी का लेक्चर तो आज से कंटिन्यू कर दिया गया है। चलिए, आर्थिकी और दृष्टि वो घटना चक्र वाली दोनों, ठीक है। करंट के लिए घटना चक्र की दृष्टि और आर्थिकी दोनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा अगर आपने आरओ का पेपर देखा है तो। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बलवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान, बी आर.के. सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर, या डी मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, अगर आप लगातार नहीं देख रहे हैं टेस्ट सीरीज तो मैं बता दूं, मैं 1 सेकंड का 2 सेकंड का पॉज जरूर लेता हूं हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, और उस टाइम पर आपको जवाब देना होता है या अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का यही तरीका होता है और आप इसी तरीके से देखिए। चलिए, तो मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा लिखी गई है पुस्तक बलवा पुस्तक जो कि यह जो है 1990 के भारत की तात्कालिक परिस्थितियों पर आधारित एक बुक थी। उसी को बेस बना करके बुक लिखा गया था और 1990 के भारत के धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा समाज को भ्रमित करने वाली अवधारणाओं के इर्द गिर्द इस पुस्तक की पूरी कथानक को लिखा गया। वहीं अगर बात करें मुख्तार अब्बास नकवी की, तो यह वर्तमान में जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। और इसके अलावा अगर थोड़ा और बात करें तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जा रही राजलीला, एक हिंदी उपन्यास है यह राजलीला। यह पुस्तक लिखी गई जो कि आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर आधारित है। एक अन्य पुस्तक इनके द्वारा प्रकाशित लिखी गई है जिसका नाम है साइबर सुपारी, हालांकि यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, प्रकाशकों का नाम जानना यह आवश्यक नहीं है, इसीलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। बलवा का अर्थ दंगा भी होता है, यह जानते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए यूएसएमसीए उत्तर अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएसएमसीए का विस्तृत रूप क्या है। ए यूएसए मैक्सिको कनाडा, बी यूएसए मैक्सिको चीन ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए मैक्सिको कनाडा ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी यूएसए मैक्सिको चाड, यूएसए मोरक्को चाड है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यूएसए मैक्सिको कनाडा, ठीक है। वास्तव में जो है पहले जो है एक संधि हुई थी यूएसए मैक्सिको और कनाडा के बीच, जिसका नाम था नाफ्टा, और यह संधि हुई थी 1994 में। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ठीक है। नाफ्टा का पूरा नाम क्या है बता दूं आपको, तो उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NAFTA। यह है नाफ्टा का पूरा नाम, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह समझौता हुआ था 1994 में, जिसे बार बार जो है अमेरिका के द्वारा प्रयास किया जा रहा था परिवर्तित करने का इस समझौते को, और इसी समझौते को परिवर्तित करने के उद्देश्य से यह संधि यूएसएमसीए संधि जो है हस्ताक्षरित की गई हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच, ठीक है। देखिए, यूएस हो गया, अमेरिका, M फॉर मैक्सिको हो गया, और C फॉर कनाडा हो गया, A फॉर एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, यूएसएमसीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय पर्यावरणविद का नाम बताइए जिसने अपने महान हरित अर्थव्यवस्था कार्यों के लिए टाइलर पुरस्कार 2020 जीता है। ए सुनीता नारायण, बी पवन सुखदेव, सी मेनका गांधी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी पवन सुखदेव जी के द्वारा जो है वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार जीता गया इनके इनके हरित अर्थव्यवस्था में किए गए कार्यों के लिए। देखिए, वर्तमान में जो है पवन सुखदेव जी जो है यह WWF के, यानी कि विश्व वन्यजीव कोष के जो है अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा यह जो है टेब के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है। टेब TEEB, टेब का पूरा नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, टेब का पूरा नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट
और कुछ जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है इतना। चलिए तो टाइलर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक अन्य चीज़ है, देखिए टाइलर पुरस्कार एकल रूप में इनको नहीं दिया गया था, इनके साथ संयुक्त रूप से अमेरिका की एक पर्यावरणविद थी, जीव विज्ञानी थी, जिनका नाम था ग्रेचेन सी डेली। ठीक है, ग्रेचेन सी डेली और पवन सुखदेव ने संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को यानी कि टाइलर पुरस्कार 2020 को जीता है। थोड़ा सा टाइलर पुरस्कार के बारे में जानते रहिए। तो टाइलर पुरस्कार कोई सरकारी पुरस्कार नहीं है, इसे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया द्वारा प्रशासित किया जाता है या फिर दिया जाता है, और पर्यावरण के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है पुरस्कारों की श्रेणी में आरंभिक समय में हुई थी। पर्यावरण पुरस्कारों के आरंभिक श्रेणी के पुरस्कारों में इसको गिना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 और यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी नई दिल्ली या डी मेरठ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। देखिए पशु युद्ध स्मारक सेम उसी तरह है जैसे कि जो है दिल्ली वगैरह में आप देखते होंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उसी तर्ज पर पशु युद्ध स्मारक भी बनाया जा रहा है। देखिए अगर आपको आश्चर्य लग रहा हो तो जैसे कि कारगिल के युद्ध में इनका बनाने का मुख्य उद्देश्य यही, जैसे कारगिल वगैरह के युद्ध में हो गया, आतंकरोधी अभियानों में हो गया, इनमें जो पशु शहीद हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डॉग स्क्वाड एक रहता है, वो बम निरोधक दस्ते के साथ काम करता है। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न पशु जैसे घोड़े, कच्चर आदि जो है वे सैनिकों की सेवाएं पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी देते रहते हैं। तो उन सभी की जो मृत्यु हो जाती तो उन सभी को भी सम्मान देने के लिए एक पशु युद्ध स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में किया जाएगा। चलिए यहाँ बताइए, निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला है लक्ष्मण मंदिर, दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर, तीसरा कामाख्या मंदिर और चौथा तटीय मंदिर। कूट दिया हुआ है इस प्रकार से ए 1 2 4 3, बी 4 1 2 3, सी 4 3 2 1 या डी 2 4 1 3। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। सबसे पहले तटीय मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। तटीय मंदिर देखिए ये महाबलीपुरम के तटीय मंदिर है, जिनका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय का कार्यकाल था 700 से लेकर के 728 ईस्वी तक। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक 700 से लेकर के 728 तक जो है तटीय मंदिरों का निर्माण किया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, और इसे राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर की बात कर लेते हैं। तो लक्ष्मण मंदिर जो है यह चंदेल शासक धंगा द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, एक चंदेल शासक थे, उनका नाम था धंगा, जिनके द्वारा जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर कहाँ के लक्ष्मण मंदिर? खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर की बात हो रही है। ठीक है, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगा ने करवाया था 954 ईस्वी में, 1954। उधर हमने बात कर ली 700 से 728 के बीच में बना था तटीय मंदिर, 954 में बन गया ये। अब बात करते हैं हम लोग किस पे? 4 1 2। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पर मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो देखिए भैया मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है यह करवाया गया था 11वीं शताब्दी में 1026 ईसा पूर्व। ठीक है, 11वीं शताब्दी में 1026 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व बोल दिया, 11वीं शताब्दी के 1026 ईस्वी में सोलंकी राजा थे एक। ठीक है, कौन से वंश के राजा थे? तो सोलंकी वंश के राजा थे एक, जिनका नाम था भीमदेव प्रथम। उनके द्वारा जो है इस मंदिर का यानी कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भीमदेव प्रथम, सोलंकी वंश के शासक था भीमदेव प्रथम, और इसके द्वारा मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और सबसे लास्ट में कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में असम में करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चूँकि यह सुमेलित करने वाला प्रश्न है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ता हूँ। क्यों नहीं पढ़ता हूँ? तो अभी बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग नए जुड़े हैं तो उनको जानना जरूरी है। देखिए सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, जैसे मैं बता दूँ 10 कुमार चरित, दंडी, पाष्टाध्यायी पाणनी, कर्पूर मंजरी कालिदास, राज तरंगी कल्लर, तो ऐसा लगता है जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा मेरे पढ़ते वक्त जैसे कि मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो है इनके लिखे, इन्होंने लिखा, ये इन्होंने लिखा, ये इन्होंने लिखा, ये यानी सभी सुमेलित है, ऐसा लगेगा। इसी वजह से मैं सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ता हूँ। रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप यहाँ पे वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए, अपना पूरा क्वेश्चन पढ़िए और टिक लगा के रखिए, तब तुरंत ही मैं बताता हूँ। चलिए अब तक जो है आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्पूर मंजरी। यह कालिदास जी ने नहीं लिखा था, कर्पूर मंजरी को लिखा था राजशेखर ने। ठीक है, कर्पूर मंजरी राजशेखर में लिखा गया था और राजशेखर द्वारा लिखा गया था, और यह प्राकृतिक भाषा में रचित एक नाटक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 कुमार चरित के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो दंडी द्वारा यह 10 कुमार चरित लिखा गया था लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, 7th से 8th सेंचुरी के आसपास इसको लिखा गया था।
और इसमें जो है 10 कुमारों के चरित्रों का वर्णन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अष्टाध्यायी के बारे में, पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में। तो देखो भैया, पाणिनि की जो यह अष्टाध्यायी है यह 6वीं से 5वीं, मैं बार बार शताब्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इन सब का काल पूछ लिया जाता है। दंडी, पाणिनि, कालिदास, कल्हड़, राजशेखर का समय काल पूछ लेगा तो वहाँ आपको यह बताने में काम आएगा। ठीक है, तो देखिए अष्टाध्यायी को 6वीं से 5वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। ठीक है, 6वीं से 7वीं ईसा 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था और यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। वहीं राजतरंगिणी की अगर बात करें तो राजतरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा लिखा गया था और एक ऐतिहासिक कृति है और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। ठीक है, और कश्मीर के कब तक का काल बताया गया, इसमें 1448 तक के समय के बारे में कश्मीर की बात की गई। यानी कि कश्मीर के अगर प्रारंभिक इतिहास को जानना हो तो आपको जो है राजतरंगिणी पढ़ना होगा, कोई ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल मत पढ़िए, अभी यहाँ पढ़िए। चलिए, सिकंदर सानी की महान उपाधि दिल्ली, सिकंदर सानी या सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा धारण किया गया था? ए मोहम्मद तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोधी या डी इल्तुतमिश। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर सानी या सिकंदर महान की उपाधि को धारण किया गया था। इसलिए किया गया था कि यह सिकंदर की तरह पूरी विश्व को जीतना चाहता था। बस इसमें इतना ही है, जानने के लिए कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोलकुंडा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक और कृष्णदेव राय, सी इस्माइल आदिल खान और हरिहर प्रथम, डी अमोघ वर्ष प्रथम और बल्लाल द्वितीय। बल्लाल वो वाला नहीं, बाहुबली वाला। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा का युद्ध जो है यह कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के मध्य लड़ा गया था। देखिए वास्तव में हुआ क्या था कि उस समय कुलुप कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कर दी गई थी और अपने साम्राज्य विस्तार की मंशा से इसके द्वारा जो है युद्ध किया गया बार बार। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक जब कृष्णदेव राय से इसके साथ युद्ध हुआ तो इस युद्ध में कृष्णदेव राय द्वारा यह पराजित भी हो गया था। ठीक है, परिणाम यह हुआ था कि कुली कुतुब शाह इस युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कारण था कि इतिहासकार अल बरूनी ने भारत में दिल्ली सल्तनत को वास्तव में इस्लामिक राज्य नहीं माना? ए, गैर मुस्लिम समुदायों के लिए बहुत अधिक धार्मिक स्वतंत्रता थी, बी, अक्सर मुस्लिम धर्मशास्त्रियों की अवहेलना की जाती थी, सी, सुल्तानों ने निरंतर अपने नियमों को बना करके मुस्लिम कानूनों को पूरा किया, या डी, उस समय अधिकांश लोग इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते थे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी के काल में जो है जब अधिकांश लोग जो थे दिल्ली में वे जो है इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते थे। अल बरूनी का समय था 973 से लेकर के 1050 तक का। ठीक है, 1050 तक का। अल बरूनी एक खगोलज्ञ था, भौतिक विज्ञान का ज्ञाता था, गणितज्ञ था, खगोलज्ञ था, प्राकृतिक विज्ञान का भी ज्ञाता था। इसके साथ साथ यह इतिहासकार, काल विज्ञान और भाषाविद भी था। ठीक है, जानते रहिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यह कहाँ का था? तो अल बरूनी जो है यह ईरानी विद्वान था। ठीक है, ईरानी विद्वान था अल बरूनी। ठीक, और समय तो आपको बता ही दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो फिर यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसे आप फटाक से पढ़िए और बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीवान ए अमीर को ही है इल्तुतमिश द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। दरअसल दीवान ए अमीर को ही कहा जाता था कृषि विभाग को। ठीक है, कृषि विभाग को दीवान ए अमीर को ही कहा जाता था और इसको स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई थी, जो कि ये कृषि विभाग था। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबके बारे में। तो दीवान बंदगान के बारे में जानिए। तो दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी और इसलिए की गई थी कि गुलामों के लिए यह इस विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्योंकि उस समय दिल्ली में काफ़ी अधिक गुलाम हो गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दीवान ए रियासत के बारे में जानिए, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो दीवान रियासत जो है बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे स्थापित किया था। वहीं दीवान अर्ज जिसको बलबन ने स्थापित किया था, तो यह एक सैन्य विभाग था। कुछ और विभागों के बारे में अगर बात बता दूं आपको, तो एक था दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी यहाँ लिखते चल रहा हूँ। दीवान ए, यहाँ एक सेकेंड, दीवान ए मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी ऐसे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक विभाग था दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि एक दान विभाग था। एक अन्य दीवान था। ठीक है, इसका नाम था दीवान ए रसालत। ठीक है, दीवान ए रसालत।
तो दीवान ए रसालत की स्थापना, दीवान ए रसालत जो है यह अपीली विभाग और धार्मिक मुद्दों के संबंधित मामलों से था। ठीक है, फिर से बता दूं, दीवान ए रसालत एक अपीली विभाग था जो धार्मिक मुद्दों मामलों से संबंधित था। वहीं एक अन्य था दीवान ए इंसा। ठीक, तो दीवान ए इंसा जो था वह राज्य पत्राचार विभाग था। एक अन्य दीवान आता है वह था दीवान ए विजारत। ठीक है, तो दीवान ए विजारत जो है यह राजस्व विभाग था जो कि वित्तीय मामलों से संबंधित था। एक अन्य दीवान था उसका नाम था दीवान ए कजा ए मुमालिक। ठीक है, दीवान ए कजा ए, एक सेकंड इन सबको हटा दूँ ना, देखिए दीवान ए कजा ए मुमालिक। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न डायरेक्ट आता है, दीवान ए कजा ए मुमालिक, तो यह जो है एक न्याय विभाग था। और एक अन्य था दीवान ए इश्तियाक। दीवान ए इश्तियाक का काम था पेंशन विभाग का। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ रहा है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, पढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि नील दर्पण नाटक के लेखक हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चटर्जी या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, तो नील दर्पण नाटक को लिखा गया था दीनबंधु मित्र जी के द्वारा। दरअसल नील विद्रोह हुआ था एक 1858 और 59 के आसपास बंगाल में, यानी कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है एक नील विद्रोह हुआ था 1858-59 के आसपास। और नील दर्पण को हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, द मिरर ऑफ इंडिगो। ठीक है, यह एक बंगाली नाटक था। ठीक है, इसी क्रांति की पृष्ठभूमि में दीनबंधु मित्र द्वारा जो है नील दर्पण को लिखा गया था। और नील दर्पण जो है एक बंगाली नाटक था। ठीक है, नाटक था यह। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते थे, एक अन्य नाम था इसका द मिरर ऑफ इंडिगो। ठीक है, चलिए तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ में कुछ चीज़ें और देखिए, नील दर्पण के माध्यम से ही बंगाल में रंगमंच की स्थापना, रंगमंच की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नील दर्पण नाटक से प्रभावित होकर के एक महोदय थे, उनका नाम है गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, सी घोष लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, गिरीश चंद्र घोष। इनके द्वारा जो है कलकत्ता में 1872 ईस्वी में राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की गई थी, और जहां पहली बार कॉमर्शियल या फिर यूं कहें कि व्यावसायिक रूप में नील दर्पण का मंचन भी किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र में रामोशी कृतक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए वासुदेव बलवंत फड़के, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी न्यायमूर्ति रानाडे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव बलवंत फड़के जी के द्वारा जो है महाराष्ट्र में रामोशी कृतक जत्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1845 से 43 के बीच में रामोशी कृतक जत्था जो है वह काफ़ी फेमस रहा महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए गोपाल बलवंत फड़के द्वारा किया क्या गया था कि रामोशी जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके उनको एक युद्ध सैन्य दल में परिवर्तित कर दिया गया था। मतलब युद्ध करने के लिए सैन्य दल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, उनको ट्रेनिंग वगैरह दे करके। बाद में बलवंत फड़के को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 1883 ईस्वी में इनके द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जेल में भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर ली गई या वीर गति को प्राप्त कर ली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों ऑब्लिक संगठन, देखिए ऑब्लिक नहीं पढ़ाते हैं। देखिए कोई भी पेपर होता है, किसी पेपर को देखने जाइए जहाँ कई ऑब्लिक लगा उसको मत पढ़ा करिए, एक साइड लेकर चलिए, आपका आंसर हमेशा सटीक रहेगा, आप कंफ्यूज होने से बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित आंदोलन को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला आर्य समाज, दूसरा राधा स्वामी आंदोलन, तीसरा भारतीय सुधार संघ और चौथा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। कूट इस प्रकार से है, ए 1 2 3 4, बी 2 3 1 4 या डी 4 1 2 3 या डी 2 1 4 3। चल सही आंसर है इसका क्या होगा बताएं? चल सही आंसर इसका ऑप्शन, अरे पेन सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1। तो चलिए बात कर लेते हैं सबके बारे में बारी बारी से। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, जिनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, यह एक आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी संस्था थी और आर्य समाज द्वारा जो है मूर्ति पूजा और ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकार दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट राधा स्वामी सत्संग के बारे में जानिए। तो राधा स्वामी सत्संग जो है इसकी स्थापना की गई थी 1861 में स्वामी जी महाराज के द्वारा। ठीक है, यह एक जो है गुरु की सर्वोच्च स्थिति में विश्वास करने वाला मत था। ठीक है, आंदोलन था, मतलब गुरु ही सर्वोच्च है या व्यक्ति की सर्वोच्चता का अस्तित्व इसमें स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं करता है राधा स्वामी सत्संग, आज भी आप लोग देखते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय सुधार संघ की। इसकी स्थापना की गई थी 1870 में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी।
ठीक, कलकत्ता में की गई थी। अगर इसको नहीं बताया तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक। चलिए, और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1861 में जो है स्वामी जी महाराज के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी आगरा में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा जो है भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। यह संघ जो है बाल विवाह के विरुद्ध जनमत को इकट्ठा करता था, साथ ही साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा उनके उत्थान में सहयोग करता था। वहीं सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं, सब हटा रहा हूँ, ठीक है, सबसे लास्ट में बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी 1887 में, ठीक है। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सामाजिक सुधार। देखिए इसका मुख्य एजेंडा था इस संगठन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह सुमिलित करवाने वाला है, इसको आप बताइए आंसर टिक करके, वीडियो पॉज करके। चलिए, अब तक आपने वीडियो पास करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट वह 1773 का नहीं था। 1773 में तो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। ईस्ट पिट्स इंडिया एक्ट आया था, यह आया था 1784 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल सही है। भारत परिषद अधिनियम 1909 यह भी बिल्कुल सही है। और चार्टर अधिनियम 1813 यह भी बिल्कुल सही और सही से मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, पहली बार ही पिट्स इंडिया एक्ट में बात की गई थी भारत में ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। पहली बार जो चीज़ें हुई थी इस एक्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो और इस एक्ट को जब बनाया गया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट, और इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम या इस एक्ट का नाम पड़ गया, जिसका नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही है? इसे 1820 में लागू किया गया। दूसरा, इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। और तीसरा, यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया गया था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, स्थायी बंदोबस्त को जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि स्थायी बंदोबस्त को कई नामों से जाना जाता था, और इसको बनाया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। और इसको जो है अन्य कई नामों से जाना जाता था, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि, या परमानेंट सेटलमेंट आदि नामों से इसको जाना जाता था, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत कर दी थी। और इसका मूल मोटो क्या था, किसके साथ किया जाता? तो यह किया जाता था जमींदारों से एग्रीमेंट किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। जमींदारों से एग्रीमेंट किया जाता था, यानी कि बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ नहीं, जमींदारों के साथ किया जाता था, ठीक। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, जमींदार को जो है अपने कुल वसूले गए राजस्व में से 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था, और 1/11 हिस्सा वह स्वयं जमींदार रखता था, ठीक है। और इसमें जो है जमींदारों का परमानेंट वो रहता था, अधिकार रहता था, ठीक है। यह उनकी निजी संपत्ति मान ली गई थी सारी ज़मीनों को, और उसी के आधार पर राजस्व को वसूला जाता था, ठीक है। यह व्यवस्था देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक में लगभग ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज़ बताऊं, जितने भी ये एक्ट हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, ये आ गया आपका इस्तमरारी बंदोबस्त आ गया, और कई अन्य बंदोबस्त, इनके बारे में घटना चक्र वाला जो लेक्चर सीरीज है ना, उसमें बाकायदा डिटेल में बताया गया है। आप जाइए और वहाँ देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। कोई चीज़ छोड़िए मत, समय बहुत है, आराम से हर चीज़ कवर हो जाएगी, बस थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 या फिर 90 को। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एनपीसीआई ने तीव्र एवं सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वज्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस तकनीक पर आधारित है? ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बी रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, या सी वितरित लेजर प्रौद्योगिकी, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक, वितरित लेजर प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DLT, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वज्र प्लेटफॉर्म इसी तकनीक पर आधारित है, ठीक है।
वज्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखिए तीन अन्य DLT के माध्यम से 3 अन्य कार्य भी होते हैं। कैसे कैसे? एक तो NPCI के लिए क्लियरिंग हाउसिंग नोट का काम करता है, दूसरा आधार का प्रमाणीकरण भी इसके द्वारा किया जाता है, UIDAI के लिए नोट का काम करता है, तीसरा सभी बैंकों के लिए PN नोट्स यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के लिए भी सहभागी का काम किया जाता है DLT तकनीक के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं DLT तकनीक है क्या। तो भैया DLT तकनीक ना एक वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अकाउंट है, जिसके माध्यम से पैकेट्स के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पैकेट्स के माध्यम से जिन सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है वे ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सिक्योर रहती हैं। ठीक है, यही है DLT टेक्निक का काम। ठीक, इसके माध्यम से UIDAI का आधार प्रमाणीकरण किया जाता है। PN नोट्स के लिए सभी बैंकों द्वारा PN नोट्स के में इसका यूज किया जाता है, और साथ ही साथ NPCI के द्वारा क्लियरिंग हाउस नोट का भी काम किया जाता है। ठीक है, NPCI का वज्र प्लेटफॉर्म भी इसी DLT तकनीक पर आधारित है। चलिए थोड़ा सा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम के बारे में भी जान लीजिए। तो राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम की स्थापना जो है RBI और भारतीय बैंक संघ के द्वारा ठीक है, RBI और IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से की गई थी, और इसको जो है भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, यह जो है भारत में भुगतान संबंधी खुदरा भुगतान संबंधी निपटान तथा प्रणाली का संचालन करती है, और इसी के लिए बनाई गई एक बहुत बड़ी और व्यापक संस्था है। ठीक है, क्योंकि अधिनियम के माध्यम से बनाया गया तो यह एक सांविधिक संस्था भी होगी। ठीक है, सांविधिक संस्था भी NPCI एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 91 में कि जनजातीय युवाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? पहला, देखिए जहाँ जरूरी है वहाँ पढ़ा करिए, ऐसा नहीं कि यहाँ जब कौन सा से वाला खेल नहीं खेला जा रहा है आपके साथ। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक बाकायदा स्टेटमेंट है, बाकायदा शब्द है पूरा। ठीक है, इसको एक शब्द के रूप में ही पढ़ा करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी हम तो बता रहे कि आप तो बता रहे थे कि भाई अलग अलग एक ही साइड का पढ़ो, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है तो इनको आपको संयुक्त रूप से एक शब्द मान के पढ़ाना। ठीक है, तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया, यह पूछा जा रहा है 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ क्या किया गया, सिंपल ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास A मध्य प्रदेश, B राजस्थान, C पुडुचेरी या फिर D दिल्ली। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C पुडुचेरी। ठीक है, तो देखिए 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 1 सप्ताह तक पुडुचेरी में, पुडुचेरी की सरकार और NYKS के माध्यम से संयुक्त रूप से। ठीक है, NYKS क्या है? तो नेहरू युवा केंद्र संगठन। ठीक है, NYKS और पुडुचेरी की सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से 1 सप्ताह तक इस 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पुडुचेरी में ही, और इसका उद्देश्य था कि जो आदिवासी युवा हैं उनका थोड़ा बहुत सशक्तिकरण किया जाए, उनका विकास किया जाए, उनको अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए। ठीक है, इसमें चयन किया गया था छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 200 युवाओं को। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बहुत NYKS आया तो उसके बारे में जान लीजिए। NYKS की स्थापना की गई थी, NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। बाद में जो है वर्ष 1987-88 में जो है 1887 ना 1987-88 में इसको जो है भारत सरकार के केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिसके माध्यम से जो है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस संगठन के कार्यों की देखरेख केंद्र सरकार कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 92 है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, और कथन 2 है कि यह 3500 किलोमीटर की दूरी तक की परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 न तो 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B। देखिए K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, यह एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अपने साथ लगभग 1 टन का परमाणु वारहेड ले जाने में, या फिर वारहेड छोड़िए 1 टन का परमाणु हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है? 1 टन का परमाणु हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है, और भारत जो है विश्व का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल आ गई है। ठीक है, भारत के पहले जो 4 देश थे वे थे अमेरिका, ठीक है, लिख दूँ चलेगा, अमेरिका, रूस और चीन, यह 3 देश थे। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया। ठीक है, चौथे नंबर पर भारत इस श्रेणी में शामिल हो गया जिसके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, इस मिसाइल सिस्टम को जो है भारत की INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में
शामिल किया जा रहा है। ठीक है, अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में लगाया जा रहा है या फिर शामिल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, त्योहारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उनसे संबंधित राज्यों के साथ सही सुमेलित है। पहला है लोसार त्यौहार उड़ीसा, दूसरा है हॉर्नबिल उत्सव असम। आपको बताना है नीचे दिए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न तो दो। हालांकि मैं यह पढ़ता नहीं हूँ। बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित है, जल्दी कीजिए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न तो दो। हॉर्नबिल उत्सव तो काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते हैं। हॉर्नबिल उत्सव को जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है आदिवासी एकता का भी एक प्रकार से प्रतीक है, और इसमें जो है एक एकता नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, एकता नृत्य जो है यह हॉर्नबिल महोत्सव से ही संबंधित है। ठीक है, जिसमें विभिन्न आदिवासियों द्वारा मिलकर के लगभग 17 जनजातियों द्वारा मिल करके इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, 17 जनजातियों द्वारा मिल करके इस एकता नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है इसका उद्देश्य क्या होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लोसार त्यौहार के बारे में। तो लोसार में देखिए लो स, ठीक, लोस का अर्थ होता है वर्ष और सर का अर्थ होता है नया। ठीक है, सर का याद रखिएगा। ठीक है, लोस का अर्थ होता है वर्ष, सर का अर्थ होता है नया। अब यानी कि नए वर्ष पर यह लोसार त्यौहार को मनाया जाता है। अब चलते हैं कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो लोसार त्यौहार को मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में लोसार त्यौहार को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह जो है 28 दिसंबर 2019 को मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि 1 जनवरी लगा दीजिएगा। 28 दिसंबर 2019 को लद्दाख के क्षेत्र के लोगों ने लद्दाखी नववर्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, लद्दाखी नववर्ष जिसे लोसार त्यौहार बोला जाता है वह मनाया जा गया। ठीक है, धूमधाम से मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जॉर्ज लॉरर की मृत्यु हो गई, वह किसके आविष्कार से संबंधित थे। ऑप्शन है आपके पास ए 3D प्रिंटर, बी बार कोड, या फिर सी कैमरा, या फिर डी इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं जॉर्ज लॉरर जो है यह बार कोड के आविष्कार से संबंधित है। देखिए वास्तव में जो बार कोड का आविष्कार किया गया था यह जॉर्ज लॉरर के द्वारा नहीं किया गया था, यह किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ठीक है, वुडलैंड नहीं लिख रहा हूँ, वुडलैंड आप समझ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर द्वारा मिल करके इसका आविष्कार किया गया था। कि इसका बार कोड का बर्नार्ड सिल्वर, वो चांदी वाला। ठीक है, बर्नार्ड सिल्वर और नॉर्मन जोसेफ ने मिल करके बार कोड का आविष्कार किया गया था। लेकिन पहले आपने ध्यान दिया, पहले बार कोड जो रहा करते थे वह जो कैसे थे, पहले बार कोड थे ऐसे ऐसे बनाए जाते थे। ठीक है, जो पहले के बार कोड थे। लेकिन बाद में जब ये आए जॉर्ज लॉरर आए तो इनके द्वारा जो है एक बार कोड रीडर बनाया गया, और साथ ही साथ बार कोड को जो है यह धारीदार यानी कि लाइनों के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, जिसे जो है पढ़ना आसान रहा। वृत्त के बजाय इनके द्वारा लाइनों का प्रयोग किया गया और एक बार कोड रीडर भी बनाया गया, इसीलिए इन्हें बार कोड का आविष्कारक भी कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अभी तक अच्छे से, तो चैनल को लाइक भी करते चलिएगा और साथ ही साथ शेयर भी। चलिए वैसे यहाँ इस चीज़ को कहने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे ही थोड़ा थक जाता हूँ तो बोल देता हूँ, थोड़ा अपना भी प्रमोशन हो जाता है। आखिर आप ही लोग तो मेरे एसेट हैं। चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए है कि भारत में लगभग 2 वर्षों तक युद्ध अभियानों के बाद महान यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर 325 ईसा पूर्व में यहाँ से चला गया। कारण आ रहा है कि उसे पोरस शासक ने पराजित किया था। आपको बताना है नीचे दिए कूट का चयन कर, कूट में से सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है ए और आर दो, यानी कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही से व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है कारण और कथन दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है कि कथन सत्य किंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी है कि कथन गलत किंतु कारण सही है। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य किंतु आर गलत, यानी कि कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, पोरस को पराजित नहीं किया था सिकंदर ने। ठीक है, यह तो बिल्कुल सही है। 327 ईसा पूर्व में, ठीक है 327 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा हकमनी साम्राज्य को नष्ट करते हुए भारत की तरफ प्रवास किया गया, भारत की तरफ आगे बढ़ा गया एक विशाल सेना को लेकर के, जहाँ पर उसकी लड़ाई होती है कई राज्यों से। लेकिन एक लड़ाई उसकी होती है झेलम नदी के तट पर, जिसे ग्रीक इतिहासकारों ने झेलम नदी को ना विधिस्पस नदी कहा है। ठीक है, मैं लिख भी तो ना पाऊँ शायद इसको। ठीक है, विधस्सप नदी कहा है। ठीक है, विधस्सप नदी कहा है, विधस्पस नदी कहा है। ठीक है, विधस्पस नदी कहा है। ठीक है, झेलम नदी को विधस्पस नदी कहा है ग्रीक इतिहासकारों ने। ठीक है, तो इसी झेलम नदी के किनारे जो है भारतीय राजा पुरुषोत्तम, जिसे ग्रीक ग्रंथों में पोरस कहा गया। ठीक है, राजा का वास्तविक नाम तो पुरुषोत्तम था लेकिन ग्रीक ग्रंथों में उसे
पोरस कह दिया गया है, या फिर पोरस को ही पुरु भी कहते हैं। ठीक है, पोरस को ही पुरु भी कहते हैं, पोरस भी कहते हैं, और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है, तो पुरुषोत्तम को ग्रीक राजाओं तो ग्रीक इतिहासकारों द्वारा पोरस कहा गया, और पुरुषोत्तम को ही पुरु कहा जाता है। तो झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर की लड़ाई होती है, जिसमें पोरस पराजित हो जाता है। हालांकि पोरस की बहादुरता या वीरता से प्रसन्न होकर के सिकंदर द्वारा उसको उसका राज्य लौटा दिया जाता है, और साथ ही साथ अपने द्वारा विजित कुछ राज्यों को भी सिकंदर उसे सौंप देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाविदों में से किसने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता, या डी नूनीज। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली के विकास में काफ़ी भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, अमीर खुसरो एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता था कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ जो हिंदी बोलता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है प्रश्नों में आपके साथ डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रश्न पूछ लिया जाए पेपरों में आपके साथ कि यह स्टेटमेंट किसका है, कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ जो हिंदी बोलता हूँ। तो भैया यह स्टेटमेंट जो है यह अमीर खुसरो का है। ठीक है, अमीर खुसरो ही पहला मुस्लिम था जिसने यह स्वीकार किया था कि वह एक भारतीय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और कथन 2 है कि बीजक गुरु नानक की शिक्षाओं की एक रचना का संग्रह है। तीसरा कथन है कबीरदास अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले पहले भक्ति संत थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके पास ए केवल 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, या डी केवल 1। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन 1 सही। विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का जो है प्रतिपादन रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। बीजक जो है गुरु नानक की नहीं, यह जो है कबीरदास की रचनाओं का संकलन था, और कबीरपंथी अनुयायियों का यह क्या कहते हैं पवित्र ग्रंथ भी है। ठीक है, देखिए कबीरदास ने सबसे पहले भारत में हिंदी का उपयोग करने वाले भक्ति संत नहीं थे कबीरदास, इसके पहले थे एक रामानंद सागर। ठीक है, रामायण वाले से याद कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, हालांकि वो नहीं थे। ठीक, तो रामानंद सागर थे, उनके द्वारा जो है सबसे पहले हिंदी भाषा का उपयोग किया गया था उनके संदेशों को प्रचारित करने के लिए। ठीक है, रामानंद का समय जो है वह 1299 से लेकर के 1410 तक का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी, किसकी? रामानंद जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 सुमेलित करवाने वाला है। मैं थोड़ा सा गले को आराम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लीजिए। चलिए, आराम तो नहीं लेने दिया आप लोगों ने। तो देखो भैया, रविदास जो थे वो थे मोची। ठीक है, सेना जो थे वे थे नाई, नाम जो थे वो क्या थे? नामदेव थे दर्जी, और कबीर थे जुलाहा। ठीक, तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेरशाह सूरी के संबंध में यही स्टेटमेंट है पूरी। तो शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, वह एक अशिक्षित शासक था। दूसरा, उसने पहले हजरत ए आला और तत्पश्चात सुल्तान की उपाधि धारण की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, शेरशाह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था। यह जो है 1449 में इसके द्वारा अपना घर छोड़ दिया गया था, और वहाँ घर छोड़ करके पढ़ने गया था। ठीक है, जैसे आप घर छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं, या फिर इलाहाबाद चले जाते हैं, या अन्यत्र जगहों पर, जैसे बिहार के हैं तो पटना चले जाते हैं, झारखंड के हैं तो रांची चले जाते हैं। तो उन सब जगहों पर जहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था थी तो वहाँ जाया जाता है सभी के द्वारा। तो उस समय शेरशाह सूरी भी वह उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को त्याग करके वह चला आया था जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को उस समय पूर्व का सिराज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पूर्व का सिराज। अगर आपको पेपरों में कभी पूछ ले कि पूर्व के सिराज के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध था, तो वह था जौनपुर। ठीक है, तो जौनपुर आकर के इसने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में 1529 में शेरशाह सूरी ने जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया तो इसके द्वारा जो है हजरत ए आला की उपाधि धारण की गई थी। युद्ध का समय याद रखिएगा 1529 में नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेरशाह द्वारा हजरत ए आला की उपाधि धारण की गई, और बाद में इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगलकालीन सैन्य प्रणाली के अंतर्गत दूह अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ए हुमायूं द्वारा, बी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ए हुमायूं द्वारा, बी अकबर द्वारा, सी शेरशाह सूरी द्वारा, या डी जहांगीर द्वारा। चलिए
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर द्वारा जो है मुगल सैन्य प्रणाली में दूह अस्पा और सिंह अस्पा को शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए वास्तव में ऐसा था कि सिंह जो मनसबदार थे उनके ज़्यादा दर्जों में कोई वृद्धि नहीं होती थी, मतलब उनका पदवी तो नहीं बढ़ती थी लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई थी, और यही था सिंह अस्पा और दूह अस्पा। सिंह अस्पा दूह अस्पा के अंतर्गत जो है सवारों की संख्या को निश्चित करते क्या कहते हैं, सिंह अस्पा में जो है सवार दर्जे की तुलना में यानी सवारों की संख्या जितनी रखनी थी उसके तुलना में घोड़ों की संख्या को दुगना रखने का प्रबंध कर दिया गया था। वहीं सिंह अस्पा में था कि जितने सवार हैं आपके पास उसकी तुलना में घोड़े जो है 3 गुना रख दीजिए। ठीक है, 3 गुना घोड़े थे यहाँ पे 2 गुना घोड़े, दूह से दूह अस्पा, सिंह से 3, दूह से दूह और सिंह से 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सवारों की तुलना में, ठीक है, जितने घुड़सवार हैं उनकी तुलना में घोड़ों की संख्या 2 गुना या 3 गुना रखने को दूह अस्पा या सिंह अस्पा कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जहांगीर द्वारा जो है इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? ऑप्शन है आपके पास ए बॉम्बे हेराल्ड, बी द हिंदू, सी हिंदुस्तान टाइम्स या डी बंगाल गजट। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट जो है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो है 1780 में तत्कालीन कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में किया गया था। जिस प्रकाशक थे इसके जेम्स आगस्टक हिक्की, जेम्स आगस्टक हिक्की। बंगाल गजट के प्रकाशक करता कौन थे? गजक नहीं, बंगाल गजट के प्रकाशक करता थे जेम्स आगस्टक हिक्की, और इनके द्वारा लगातार 2 वर्षों तक बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। हालांकि आधुनिक प्रेस की शुरुआत जो है भारत में 1776 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बोल्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1776 ईस्वी में बोल्ट के द्वारा आधुनिक भारतीय प्रेस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1700 लिख दे रहा हूँ 1776 में। लेकिन बंगाल गजट समाचार सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक, और यह जो है जेम्स आगस्टक हिक्की द्वारा स्थापित किया गया समाचार पत्र था और लगातार 2 वर्षों तक यह चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ए स्वामी विवेकानंद को, बी महात्मा गांधी को, सी दादा भाई नौरोजी को या डी राजा राम मोहन राय को। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजा मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत कहा जाता है। अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और पहले आधुनिक मनुष्य तथा युगदूत के रूप में जाना जाता है। आदि इनके विभिन्न नाम थे। यह सभी नाम इनके जो है 19वीं सदी में इनके नवोन्मेषी और आधुनिक विचारधाराओं के कारण भारत में नवजागरण के उदय को प्रसारित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, आदि चीज़ों के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब उपाधियां थी, नाम थे, प्रेमवश लोग बुलाते रहते थे। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और आपके प्रश्न बढ़ाते गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तरों को चुनिए। पहला वारेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड मेटकाफ, तीसरा लॉर्ड डलहौजी और चौथा लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन है आपके पास 2 1 4 3, बी 4 1 2 3, सी 1 2 4 1 2 3 4 या डी 4 1 4 3 2 1। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। देखिए कई लोग का शिकायत रहती है कि यह चीज़ें याद नहीं होती गवर्नर जनरल काल, तो उनकी घटनाओं के साथ उनको याद कर लीजिए। आइए चलिए कुछ कुछ घटनाएं जानते हैं। देखिए वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1773। ठीक है, 1773 से 1785 तक। कभी भी पेपरों में आपसे लगातार कार्यकाल नहीं पूछा जाता है, कुछ न कुछ गैप रहता है, तो कुछ घटनाएं घटती हैं। ठीक है, जैसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, अथवा 1784 में स्थापित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी हो गई। ठीक है, यह सभी स्थापना, यह सभी काम हुए वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। ठीक है, 1773 में वारेन हेस्टिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यहाँ से भी आप लोग याद करें, वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड मेटकाफ के बारे में। तो लॉर्ड मेटकाफ जो है यह 1835 से 1836 तक रहा भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके द्वारा जो है प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए नए प्रेस कानून को पारित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा ऐसे। चलिए फिर बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की। डलहौजी अपने व्यक्तिगत नीतियों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा और कई बार व्यक्तिगत का सिद्धांत आपने पढ़ा भी है। ठीक है, जिसके तहत झांसी और क्या कहते हैं उसको, अरे झांसी अवध आदि राज्यों का विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी बताते कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक है, सतारा ही सोच रहा था मैं, सतारा में ही कन्फ्यूज हो गया, सितारा याद आ रहा था। ठीक है, तो
आदि चीज़ों का विलय कर लिया गया। तो यही थी व्यवगत की नीति, और ये नीति जो है, और इसी के काल में यानी कि डलहौजी के ही काल में जो है वुड डिस्पैच आया था, और 1853 में प्रथम रेलवे की रिपोर्ट आई थी। 1853 में ही पहली रेलवे चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार आए थे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटना और घटी थी, वह थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी डलहौजी के समय पारित किया गया था। अधिनियम, एक्ट लिख दे रहा हूँ, 1956। तो डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 48 से शुरू हुआ था इसके द्वारा जो है व्यवगत का सिद्धांत। तो 48 से लेकर के 56 तक की बातें आपको बताइए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को याद रखिए, गवर्नर जनरल याद रहेंगे। कैनिंग की बात करें तो कैनिंग के काल में वह महान विद्रोह, वह महान क्रांति संपन्न हुई थी, जो कि जिसे बोलते हैं 1857। तो बस बात खत्म। 1856-57 तक कैनिंग जो है वह भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। ठीक है, एक ही साल क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है भारत का प्रथम वायसराय बन गया था। ठीक है, 1858 में जो है भारत में जो है महारानी द्वारा घोषणा करते हुए इलाहाबाद में जो है इसको पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही, महारानी के घोषणा पत्र को, जिसमें कंपनी के समस्त अधिकारों को समाप्त करते हुए भारत के वायसराय का पद बनाया गया था, और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। हालांकि डिटेल में जानने के लिए वही घटना चक्र में रिकमेंड करूंगा, हर जगह पूरा डिटेल नहीं कहानी कही जा सकती है। चलिए, निम्नलिखित युगों को सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए आप लोग, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ। चलिए, अब तक आपने सुमेलित कर लिया होगा, तो देखिए भैया सही आंसर इसका क्या है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, तो कौन सा नहीं सुमेलित है? नहीं सुमेलित है इसमें ऑप्शन नंबर सी, सैडलर आयोग। 1854 का नहीं था। ठीक है, सैडलर आयोग था 1917 का। बाकी अन्य सही सुमेलित हैं। ठीक है, हंटर आयोग जो है यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। बस बेस चीज़ें जानते रहिए, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग, प्राथमिक और प्लस माध्यमिक शिक्षा। हालांकि मुख्य फोकस इसका प्राथमिक शिक्षा पर ही था हंटर आयोग का। इसका गठन किया गया था 1882 में, और अध्यक्ष थे इसके विलियम हंटर, और इन्हीं के नाम पर पड़ गया था इसका हंटर आयोग। ठीक है, हालांकि यह गठित किया गया था वुड डिस्पैच घोषणा या फिर वुड डिक्लेरेशन या वुड डिस्पैच का भारत पर प्रभाव की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इसके द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने की बात की गई थी, और विशेष रूप से फोकस था प्राथमिक शिक्षा का हंटर आयोग द्वारा। रेलवे आयोग की अगर बात करें तो इसे यूजीसी आयोग भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय आयोग भी रेले आयोग को बोला जाता है। इसकी अध्यक्षता की थी थॉमस रेले ने। ठीक है, थॉमस रेले थे रेले आयोग के अध्यक्ष, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ गया था रेले आयोग। ठीक है, 1902 में इस आयोग को गठित किया गया था, और इसका उद्देश्य था भारत में विश्वविद्यालयों के सुधारों की सिफारिश करना। ठीक है, और इन्हीं की सिफारिशों यानी कि रेले आयोग की सिफारिशों के बाद जो है भारत में आता है यूजीसी एक्ट 1904, जिसको क्या बोलते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सैडलर आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नाम से ही थोड़े दुखी लग रहे हैं भाई साहब। इस आयोग का गठन किया गया था 1917 में। काम था इसका मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों के बारे में जांच करना, और अन्य क्षेत्रों में भी, यानी कि अन्य क्षेत्रों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना। तो इस आयोग द्वारा जो है जो सिफारिश की गई थी, तो इसके द्वारा कहा गया था कि जो माध्यमिक शिक्षा भी विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है, उसको विश्वविद्यालय माध्यम से देना अलग कर दिया जाए, और माध्यमिक शिक्षा अलग हो और विश्वविद्यालय की शिक्षा अलग अलग से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतिम आयोग हार्टोग आयोग के बारे में जानते हैं। तो हार्टोग आयोग का गठन तो सही दिया है, 1929 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो इसका किया गया था शैक्षिक संस्था, इसका गठन किया गया था कि इतना कुछ प्रयास किया गया, लेकिन तब भी भारत में शिक्षा का स्तर सुधर नहीं रहा। क्यों नहीं सुधर रहा, इसकी जाँच करने के लिए। ठीक है, तो इसने जो कारण बताया था वह सामान्य था, शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, ऐसा जो है इस आयोग के द्वारा कहा गया था। वर्तमान समय में भी यह परिस्थितियाँ भारत में विद्यमान है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपनी फांसी से पूर्व इन्होंने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार किया और कहा कि नहीं, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। दूसरा, इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्तियाँ लिखी। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी अशफाक उल्लाह खां, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल जो है यह इनके संबंध में यह कथन सही है। ठीक है, इनको फांसी से पूर्व दूध दिया गया था, तो इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, यानी पुनर्जन्म के बाद ही दूध पीऊँगा। ठीक, और दूसरा, इनके द्वारा ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत लिखा गया था। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल उन प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे जो कि काकोरी कांड से संबंधित थे, और इनको काकोरी कांड के कारण फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो फांसी की सज़ा इनको दी गई थी गोरखपुर जेल में, यह भी जानते रहे। गोरखपुर में जो है
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई थी गोरखपुर के जेल में, और वहाँ पर फांसी पर लगने से पहले भी इनके द्वारा एक कविता सुनाई गई थी, जिसमें एक लाइन में आपको बता देता हूँ, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न में भी जैसे सरफरोशी की तमन्ना आ गया वैसे वह भी पूछी जा सकती है लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनकी कुछ और रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनके द्वारा जो है लिखी गई थी मैनपुरी की प्रतिज्ञा, मन की लहर और क्रांति गीतांजलि। नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर वाली गीतांजलि नहीं है, क्रांति गीतांजलि। मन की लहर, क्रांति गीतांजलि और मैनपुरी की प्रतिज्ञा जैसी कुछ अन्य कृतियां भी या रचनाएं इनके द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ खेल संघ की और एक तरफ मुख्यालयों की, तो इन सूचियों के बारे में चूंकि हम सुमेलित करवाने वाला है तो आपको ही करना रहता है। वीडियो को पॉज करिए और फटाक से अपना आंसर टिक करिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पास करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी। यानी आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का इंग्लैंड में, और इसका विजेता भी इंग्लैंड ही रहा था। और बताइए अगला विश्व कप कब होगा? 2023। ठीक है, अगला विश्व कप 2023 में होना है और इसका मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि विश्व बैडमिंटन संघ की, तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुरम में। हालांकि अपनी स्थापना यानी कि 1934 के समय इसका मुख्यालय था लंदन में, लेकिन बाद में 2005 में इसके द्वारा अपना मुख्यालय स्थानांतरित करके कहाँ बना लिया गया? कुआलालंपुरम मलेशिया में अपना मुख्यालय बना लिया गया। देखिए हाल ही में यानी कि 2019 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी बासेल, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और अगला जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का 2021 में हेलुआ, स्पेन में। ठीक है, हेलुआ खाने वाला हेलुआ और देश का नाम है स्पेन। हेलुआ स्पेन में 2021 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसका मुख्यालय यहाँ देखिए कहाँ पर, सी का एक, यहाँ से नीचे से देखते चलिए तो आपको याद होता चलेगा। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है लाजेन, स्विट्जरलैंड में। यह जो है फील्ड हॉकी और इंडोर हॉकी दोनों के लिए एक शासी निकाय है, इंटरनेशनल लेवल का शासी निकाय है या फिर गवर्निंग निकाय है। और हाल ही में तो नहीं कह सकते, 2018 में जो है FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का पुरुष विश्व कप भुवनेश्वर भारत में हुआ था। पुरुष विश्व कप दो होता है ना, पुरुष और महिला, तो पुरुष विश्व कप भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर 2018 का। और 2023 का भी फेडरेशन ऑफ ये विश्व कप जो है आयोजित किया जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का विश्व कप आयोजित किया जाएगा पुरुषों वाला भुवनेश्वर में ही। ठीक है, वहीं अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का जो विश्व चैंपियनशिप हुआ था हॉकी का, वह हुआ था 2018 वाला, वह हुआ था लंदन में। और 2022 में अगला होगा, 2022 अगला होगा स्पेन में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल यानी फीफा एक लास्ट बचा है, चौथा नंबर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए तो देखिए 2018 का फीफा कब हुआ था, कहाँ पर, रूस में। और इसका विजेता रहा फ्रांस में। ठीक, नेक्स्ट 2022 का फीफा विश्व कप देख लेते हैं। तो 2022 का फीफा विश्व कप होना है कतर में, और अगला भी दिया गया है 2026 का फीफा कप। ठीक है, 2026 का फीफा कप होगा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। ठीक है, USMCA से याद रखिएगा 2026 का कहाँ पर होना है, तो USMCA से आपको एग्रीमेंट भी याद हो जाएगा और यह भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थोड़ा और तेज चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने डेब्यू मैच और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर है, ए बाबर आजम, बी आबिद अली, सी फ़खर जमान या डी शादाब खान। चलिए सही आंसर है इसका आबिद अली। ठीक, इनके बारे में कुछ जाना जरूरी नहीं, कुछ ज़्यादा जानना। ठीक है, यह पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इनके द्वारा अपने डेब्यू मैच और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाया गया। ठीक है, और इसके अलावा यह पहले ऐसे नहीं है। ठीक है, इनके अलावा अन्य ये ऐसे 11वें पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जो इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन है चाय जल के बाद दूसरा सर्वाधिक खपत वाला पेय पदार्थ है। आपको नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दो सही है, यानी कि चाय जल के बाद विश्व में दूसरा सर्वाधिक खपत वाला पेय पदार्थ है। वहीं
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। हालांकि पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब नहीं, यह 21 मई को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। देखिए चाय बनता किससे, तो चाय जो है कैमेलिया, ठीक, कैमेलिया सिनेंसिस, ठीक है, कैमेलिया सिनेंसिस नामक एक पौधे से चाय का उत्पादन किया जाता है। हालांकि चाय की उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता है अभी तक, मतलब चाय के पौधे की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई थी, लेकिन यह सबसे पहले विश्व में उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं स्थानों में से कहीं पर चाय का सबसे पहला पौधा उगा होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ पर यह निश्चित नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन एफएसएसएआई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बन गया है। ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। थोड़ा थोड़ा बोलने में ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या, ऑप्शन नंबर डी। करंट वाला ई दृष्टि में सारा लेक्चर आपको करवाया गया है भाई, एक बार ऐसे मत करिएगा, ऐसे थोड़ा लापरवाही मत करिए, सही आंसर टिक लगाया करिए, ठीक है। तो एफएसएसआई द्वारा जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र सबसे पहले पाने वाला स्टेशन बना मुंबई का वीटी स्टेशन, ठीक है। चलिए, वो जानना जरूरी नहीं, वीटी स्टेशन मुंबई का स्टेशन बना था, यह जानते रहिए, ठीक है। सीएसटी बोलते हैं उसको, पहले वीटी स्टेशन बोलते थे, अब उसको सीएसटी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। तो मुंबई के सीएसटी स्टेशन को सबसे पहले मिला ईट राइट स्टेशन का प्रमाण एफएसएसएआई का। एफएसएसएआई द्वारा जो है 2018 में ईट राइट पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है, जिसके तहत जो है गुणवत्तापूर्ण भोजनों के बारे में बात की गई थी। चलिए थोड़ी सी बात एफएसएसएआई के बारे में कर लेते हैं। तो एफएसएसएआई जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना जो है किसके माध्यम से हुई थी, स्वायत्त में गलत लिख रहा हूँ ना, इसकी स्थापना हुई थी पहले स्वायत्त अपना सही कर लूँ ना, इसे हटा दीजिएगा, ठीक है। स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी और एफएसएसएआई को जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और यह अधिनियम भारत में खाद्य सुरक्षा तथा विनिमय से संबंधित एक विधि है, ठीक है। इसकी स्थापना यानी कि एफएसएसएआई की स्थापना की गई थी वर्ष 2011 में, ठीक है। कायदे से महीने की बात करें तो अगस्त 2011 में एफएसएसएआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और चूंकि अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी तो यह एक सांविधिक निकाय भी है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। मित्र शक्ति अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का 7वां संस्करण दिसंबर 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है कि दोनों देशों की नौसेनाओं ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। और तीसरा कथन है कि इस अभ्यास का 6वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, और ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर आप युद्धाभ्यासों के बारे में जानते होंगे तो मित्र शक्ति के बारे में आपको पता होगा। मित्र शक्ति जो है सैन्य अभ्यास है, यानी कि थल सेना का एक अभ्यास है, न कि नौसैन्य अभ्यास है, ठीक। बस और कुछ खास है नहीं। देखिए इसका जो है 2019 के संस्करण का 2019 में इसका 7वां संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था और 6वां संस्करण इसका श्रीलंका में आयोजित किया गया था, ठीक है। यह देखिए युद्ध अभ्यास जितने भी होते हैं वह संयुक्त राष्ट्र के एक जनादेश के अंतर्गत होते हैं। उसका उद्देश्य यह रहता है कि शहरी और ग्रामीण परिवेश में जो है आतंकवादी रोधी अभियानों को रोका जाए, ठीक है। और इसी के उप इकाई के स्तर पर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी युद्धाभ्यासों को किया जाता है, ठीक है, जितने हैं सभी युद्धाभ्यासों को। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, थोड़ा अपने गले को रिलैक्स दूंगा, तब तक आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लीजिए। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, लगा लिया होगा आपने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 4, पेन तो लिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 1, 2, यानी कि गोलकुंडा कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापित किया गया था। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी और इसके द्वारा एक वंश की शुरुआत की गई थी, उसका नाम था कुतुब शाही राजवंश, ठीक। वहीं बीजापुर की बात करें तो देखिए तीसरा नंबर यानी कि कौन सा, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर की स्थापना की गई थी और इसके द्वारा जो है आदिल शाह राजवंश की स्थापना की गई थी, ठीक। आदिल शाह राजवंश की शुरुआत की गई थी। वहीं अहमदनगर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है, पहला ना मलिक अहमद, ठीक। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी और इसके द्वारा जो है निजाम शाही राजवंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, बीदर की बात कर लेते हैं। तो बीदर अब एक ऑप्शन बचता है कौन सा, अमीर अली बरीद, ठीक। अमीर अली बारिद के द्वारा जो है बीदर राज्य की स्थापना की गई थी और इसके द्वारा जो है बारिद शाही राजवंश की शुरुआत की गई थी। वहीं एक अन्य राज्य भी है बरार,
ठीक है, इसके बारे में जानते चलिए। अभी बता रहा हूँ किस लिए इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बरार की स्थापना की गई थी फतेह उल्लाह इमाद शाह, ठीक, फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा जो है बरार की स्थापना की गई थी और एक वंश शुरू किया गया था, इमाद शाही वंश। ठीक है, देखिए ये जो सभी राज्य है ना, यह बहमनी साम्राज्य से अलग होते हैं और अलग अलग जगहों पर ये जितने राजा थे यह सब बहमनी साम्राज्य से अलग हुए थे यह सभी राज्य, और अलग अलग जगहों पर इनको स्वतंत्र रूप से इन शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था और अलग अलग राजवंशों की स्थापना की गई थी। ठीक है, सभी के बारे में आपको बता दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ओहो, थोड़ा सा पेज एरर है, एक सेकंड रुकिए आप लोग। अब चलिए पेज सही हो गया हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 को। तो यहाँ भी दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है ए, अकबर के शासनकाल के दौरान मनसबदारों को हर 10 घुड़सवारों के लिए 20 घोड़ों का प्रबंध करना था, और कारण आर बताया जा रहा है कि युद्ध के समय घोड़ों को बदलना आवश्यक था और युद्ध प्रदर्शन के दौरान घोड़ों को आराम देना पड़ता था। आपको बताना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही से व्याख्या नहीं है, और सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है, और डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, दोनों ही कारण इसमें सही हैं और कारण कथन की सही से व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए सही और आर भी सही है। देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान मनसबदारों को हर दुगने घोड़ों को प्रबंध करना पड़ता था 10 घुड़सवारों पर। ठीक है, 10 घुड़सवार हो चाहे 20 घुड़सवार हो तो 40 घोड़ों का प्रबंध करना पड़ता था, और ऐसा इसलिए था कि लंबी यात्राओं यानी लंबी युद्ध यात्राओं के दौरान घोड़े थक जाते थे और उन्हें विश्राम देना आवश्यक होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुलह एक कुल की अवधारणा किस शासक से संबंधित है। ए, शेरशाह सूरी, बी, अकबर, सी, जहांगीर, या डी, बाबर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सुलह एक कुल की अवधारणा जो है वह अकबर से संबंधित है। ठीक है, यह नीति जो है अकबर की राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता तथा उदार सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिणाम थी, और इस नीति के साथ साथ अकबर के द्वारा जो है 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, जिसके माध्यम से सभी धार्मिक वर्गों के मध्य जो है वह सुलह की बात की गई थी, या सभी धार्मिक वर्गों की अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के इस नए संप्रदाय की शुरुआत की गई थी वर्ष 1582 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध शहर आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए, अकबर के द्वारा, बी, हुमायूं के द्वारा, सी, बहलोल लोदी के द्वारा, या डी, सिकंदर लोदी के द्वारा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है वह आगरा शहर की स्थापना की गई थी। वास्तव में देखिए 17 जुलाई 1489 को बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था जिसका नाम था निजाम खान। यह जो है वर्ष 1489 में जो है सिकंदर लोदी की उपाधि धारण करके राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसके द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की जाती है, और आगरा शहर की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान पर जो है वह थोड़ा नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह काफ़ी इसके काल में जो है सड़कें सुरक्षित रहा करती थी और कृषकों के लिए सिंचाई की सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया था सिकंदर लोदी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है यह सब। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जल्दी से आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, काकोरी षड्यंत्र केस। इससे भगत सिंह संबंधित नहीं थे। काकोरी षड्यंत्र केस से मुख्यतः संबंधित जो क्रांतिकारी थे जिनको फांसियाँ दी गई थी वे थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। इन सभी को मृत्युदंड दिया गया था, और बाकी जो अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए थे आचार्य यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य जो सदस्य गिरफ्तार किए गए थे उनको पोर्ट ब्लेयर की सिल्वर जेल अथवा सामान्य कारावास की सजा दी गई थी। वह काकोरी कांड हुआ कब था, तो यह हुआ था 9 अगस्त, डेट ध्यान रखिएगा आप लोग, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक काकोरी नामक स्थान पर। ठीक है, यह एक सशस्त्र ट्रेन डकैती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस को देख लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस जो है यह 1908 में हुआ था और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा अंजाम दिया गया था। वास्तव में इन्होंने प्लान बनाया था कि जो उस समय मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम था D.H. किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इन्होंने जब D.H. किंग्सफोर्ड के वाहन पर बम फेंका तो दुर्घटनावश वह तो बच गया, लेकिन 2 ब्रिटिश महिलाओं की जान चली गई। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाहौर षड्यंत्र केस की। तो लाहौर षड्यंत्र केस को देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था। वास्तव में अंजाम तो बाद में दिया गया था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस का उद्देश्य यह नहीं था। इनके द्वारा जो है हिंदुस्तान HSRA के सदस्यों द्वारा जो है लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए
पुलिस उस समय पुलिस प्रमुख जो थे स्कॉट, उनकी हत्या की साजिश रची गई। इसमें शामिल थे भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, सुखदेव आदि लोग इसमें शामिल थे। इनके द्वारा जब गोली चलाई गई तो उसमें जो है स्कॉट तो बच जाता है, लेकिन एक अन्य पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की मौत हो जाती है। बाद में ये सभी भाग करके लाहौर चले आते हैं और वहाँ पर इनके द्वारा जो है वहाँ पर आने के कुछ समय बाद इनके द्वारा जो है सेंट्रल असेंबली में बम कांड किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में इनको द्वारा बम फेंका जाता है और इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। ठीक है, इस लाहौर षड्यंत्र केस में डेट याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को यह बम कांड किया गया था और इसके बाद जो है इस षड्यंत्र कांड के तहत जो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। वहीं मेरठ षड्यंत्र केस की बात करें तो यह जो है वर्ष 1929 का है। यह भी घटना वर्ष 1929 की है, जो कि कानपुर में हुई थी, कानपुर कह रहा हूँ, मेरठ में हुई थी और इसके तहत जो है भारत में साम्यवाद को जो है अंग्रेजों द्वारा दबाया गया था। ठीक है, साम्यवाद के प्रसार को अंग्रेजों द्वारा दबाया गया था। इस षड्यंत्र के तहत जो है लगभग कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लगभग कहने का उचित नहीं। उन लोगों के नाम जानते रहे: मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, S.V. घाटे, डॉक्टर G अधिकारी, P.C. जोशी, S.S. मीर जाकर, शौकत उस्मानी और फिलिप स्ट्रेट आदि लोगों को भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए या फिर आदि कार्यों के कारण या फिर उग्रवादी तरीकों से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। दूसरा कथन है कि वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन गलत इसलिए है क्योंकि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और वर्ष 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया था। देखिए, महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1906 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की। तो इसको आप लोग जानते ही होंगे, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 1906 में ही कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द को अपनाया गया था। यद्यपि स्वराज का मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। उस समय तात्कालिक समय में स्वराज का उद्देश्य रखा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही एक स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेश या फिर ब्रिटिश भारत की स्थापना करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब पहला कथन है कि मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। दूसरा कथन है गांधी जी को 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो था ना, इससे मुख्य रूप से कई लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रईस उल मुजाहिरीन, बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेदा, हसरत मोहानी, साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर हाकिम अजमल खान भी इस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, इनके द्वारा लखनऊ में जो है ठीक शहर का नाम याद रखिएगा, लखनऊ में एक जो है भारतीय खिलाफत समिति का भी गठन किया जाता है। और बाद में गांधी जी ने जो है इस अवसर को, यानी कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का एक अवसर समझा और इसी कारण इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन दे दिया गया। और इस प्रकार से गांधी जी को 23 नवंबर 1919 के खिलाफत समिति के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना गठित की थी। ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहन सिंह, या फिर डी लाला हरदयाल। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है इस सेना का गठन किया गया। तो वास्तव में इनके द्वारा इसका कुछ समय के लिए नेतृत्व किया गया था। गठन तो यह एक स्वयंसेवक के रूप में जर्मन सेना की रेजिडेंट थी। ठीक है, फ्री इंडियन लीजन वर्ष 1942 में इसका गठन किया गया था और स्वयंसेवकों के द्वारा इस सेना को गठित किया गया था। ठीक है, यह जर्मन सेना की एक रेजिमेंट भी थी। ठीक, इसका गठन जर्मनी में भी हुआ था। इसका गठन जर्मनी में ही हुआ था, भी कह रहा हूँ, इसका गठन जर्मनी में हुआ था और इस दल को कभी भी आईएनए जैसा प्रसिद्धि नहीं मिल पाया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस भी इसको छोड़ करके आईएनए की कमान संभाल लेते हैं। ठीक है, आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के नेता कौन थे। ऑप्शन है ए अबुल कलाम आज़ाद, बी अशफाक उल्लाह खां, सी M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वह खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के नेता थे।
वास्तव में वास्तव में कह रहा हूँ, खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। यह संगठन जो है भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर उस समय एक्टिव था और इसका उद्देश्य था पठानों में क्षेत्रीय राष्ट्रवादिता को बढ़ावा देना और साथ ही साथ उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को जारी कर रखना। ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के मुस्लिम समुदाय ही वे ऐसे मुस्लिम समुदाय थे जिनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया था या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया था और देश के कहीं भी किसी भी अन्य मुस्लिम समुदाय द्वारा इस आंदोलन में भाग नहीं लिया गया था। नीचे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन या कारण किस प्रकार से सही। तो आप कथन में पढ़ता हूँ। कथन ए है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रयास किया। कारण आर बताया जा रहा है कि वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को उनके साथ साझा कर सकें। आपको नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। कूट इस प्रकार से है कि ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य किंतु आर गलत है और डी है कि ए गलत किंतु आर सत्य है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य किंतु आर गलत है, यानी कथन तो सही लेकिन कारण गलत है। भैया देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार तो किया था, यह बिल्कुल सत्य और एक तथ्य भी है। ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य यह नहीं था कि भारत के लोगों को राजनीतिक जिम्मेदारियां साझा करना। इनका उद्देश्य था कि देखिए इनको अपने काम करने के लिए निचले लेवल पर यानी कनिष्ठ लेवल पर या फिर क्या कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जिसको यह ब्रिटेन से नहीं मंगवा सकते थे या इंग्लैंड से नहीं मंगवा सकते थे क्योंकि वो कॉस्टली भी पड़ते और वह आम जनमानस के बीच कम्युनिकेट या फिर संचार भी उतना अच्छे से नहीं कर पाते जितना भारतीयों द्वारा किया जाता। ठीक, तो यही उद्देश्य था इनका और कुछ उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर भी आपको विचार करना है। पहला कथन है कि यह एजेंसी भारत से बाहर किए गए अपराधों की जांच नहीं कर सकती। दूसरा कथन है कि इसने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों के परीक्षण के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की अनुमति प्रदान की है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसने जो है यानी इस संशोधन के बाद जो है केंद्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध अपराधों के परीक्षण या जांच के लिए किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर सकती। ठीक है, और दूसरी चीज़ एनआईए भारत से बाहर भी किए गए अपराधों की जांच कर सकता है। ठीक, कैसे कर सकता है, तो वहाँ की जिस देश में जांच करना वहाँ के लोकल कानून के अंतर्गत रहते हुए, ऐसा नहीं कि वहाँ के लोकल कानूनों का उल्लंघन करते हुए। ठीक है, वहाँ के घरेलू कानूनों का पालन करते हुए इसके द्वारा जांच को अंजाम दिया जा सकता है विदेशों में भी। ठीक है, इसके अलावा कुछ संधियों के माध्यम से अगर अधिकार प्राप्त हो जाता है या फिर जो है वहाँ की लोकल जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए जांच की जा सकती है एनआईए के द्वारा विदेशों में। ठीक है, और ऐसे मामलों के लिए नई दिल्ली स्थित एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, न कि अन्य किसी न्यायालय का। ठीक है, चलिए कुछ अन्य संशोधनों के बारे में जान लीजिए। तो देखिए इस संशोधन के माध्यम से मुख्यतः 3 क्षेत्रों में संशोधन किया गया। पहला तो भारत से बाहर जांच के लिए हो गया, ठीक, इसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा हो गया विधि का विस्तृत दायरा भी बढ़ा दिया गया। अब इसके तहत जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी कि यूएपीए एक्ट 1967 को भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 को भी शामिल कर लिया गया। वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नकली मुद्रा, बैंक नोट, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण, बिक्री, विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 आदि अधिनियमों को भी इसके तहत इसके अंतर्गत अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट और लास्ट बात जो हमने यहाँ पे की जो सही है, इसके द्वारा केंद्र सरकार को यह शक्ति भी मिल गई कि यह जो है जो सत्र न्यायालय है उनको परीक्षण या जांच करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसा जो है राज्य न्यायालय भी कर सकते, राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। ठीक, ऐसा नहीं केवल केंद्र सरकार करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कानून का, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कानून का नाम बदल करके राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया है। भारत ने किस वर्ष तक इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ए 2020, बी 2021, सी 2024 या डी 2025? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 2025। तो इसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी यानी नेस्ट प्रभाग की स्थापना की घोषणा की? ए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय या डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक नेस्ट विभाग की स्थापना की जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट विभाग कह रहा हूँ, नेक्स्ट डिवीज़न या प्रभाग की स्थापना की जाएगी, जिसका पूरा नाम है न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। उद्देश्य क्या है, तो जैसे जो तत्काल में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई नई तकनीकें आ रही हैं, उनको जो है भारत में किस प्रकार लाया जाए, जैसे कि 5G की टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर AI की टेक्नोलॉजी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो क्षेत्र है, उन टेक्नोलॉजीज़ को भारत में भारत के अनुकूल कैसे लाया जाए। ऐसा नहीं कि ले तो आए लेकिन हमारा डाटा कहीं और जा रहा है, जैसे हुआवे के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को रोकथाम करते हुए सुरक्षित मानकों और सुरक्षा के साथ भारत में ले आने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इसके द्वारा टैलेंट पूल का भी काम किया जाएगा, मतलब जो टैलेंटेड लोग भारत से बाहर जा रहे हैं उनको कुछ ऐसा किया जाए कि वो भारत की तरफ दोबारा आकर्षित भी हों, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक निष्ठ प्रभाग या निष्ठ डिवीज़न की स्थापना की गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के 14वें संस्करण की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? ए नई दिल्ली, बी पेरिस, सी विशाखापट्टनम, या डी मुंबई। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया, 3 जनवरी 2021 को 3 दिवसीय विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन के 14वें संस्करण का आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में किया जाएगा, ठीक है। इस संगठन का आयोजन किया जाता है AAPI के द्वारा, यानी कि द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के माध्यम से, AAPI, ठीक। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इनके द्वारा इसका आयोजन या इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सक्षम अभियान शुरू किया गया है? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हो गया है अब, बी गृह मंत्रालय, सी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, या डी रक्षा मंत्रालय। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक जो है निकाय है जिसका नाम है PCRA, ठीक है, PCRA, ठीक है, पूरा नाम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, ठीक। चलिए, इसके द्वारा जो है एक सक्षम अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यतः उद्देश्य है सक्षम अभियान का जागरूकता करना, ठीक है, ताकि जैसे आप सिग्नल पे खड़े हैं तो अपनी गाड़ी को बंद कर लें, ऐसे इसी प्रकार की चीज़ों के बारे में, मतलब तेल को कैसे बचाया जाए, तेल और गैस को कैसे कम खपत के साथ अपनी पूरा काम कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा सभी रेलवे स्टेशनों और कोचों में किस वर्ष तक CCTV कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025, बी 2026, सी 2022, या डी वर्ष 2023। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2022 तक जो है भारतीय रेल, मार्च 2022, ठीक है, मार्च 2022 तक भारतीय रेलवे द्वारा सभी स्टेशनों और कोचों में CCTV कैमरे लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई, या फिर बिडिंग आमंत्रित कर ली गई, बिडिंग कर दी गई है, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ रुपए की राशि दी गई है रेलवे को, ठीक है, ताकि वह देश भर के रेलवे परिसरों में CCTV कैमरे को लगा सके, ठीक है, जानते रहिएगा इसको, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है अब तक, यानी कि दिसंबर 2019 तक देश भर के लगभग 503 रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी जसवंत सिंह और दारा सिकोह के बीच, सी जय सिंह और शिवाजी के बीच, या डी देर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि जो है शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जय सिंह द्वारा वर्ष 1665 में हस्ताक्षरित की गई थी, ठीक है। शिवाजी जय सिंह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जय सिंह जो है वे आमेर के राजा थे और उस समय यह औरंगजेब की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे, ठीक है। इनके द्वारा पुरंदर का किला पूरी तरीके से घेर लिया गया था और अंततः मजबूर होकर के शिवाजी के द्वारा समझौता किया गया था पुरंदर की संधि पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, मुगल चित्रकला शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए अकबर ने मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी थी, ऑप्शन बी है जहांगीर के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई, सी अबुल हसन एवं आका रिजा प्रसिद्ध जहांगीरकालीन चित्रकार थे, और डी कालीघाट चित्रकला मुगल शैली से अप्रभावित थी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने मुगल चित्रकला की शैली की नींव रखी थी, मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी थी अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने, ठीक है, या फिर हुमायूं के द्वारा जो है मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी गई थी अपने फारस तथा अफगानिस्तान निर्वासन के दौरान, ठीक है। तो देखिए, मुगल चित्रकला का जो है चरमोत्कर्ष रहा, या फिर कहें श्रेष्ठ समय रहा जहांगीर का काल 1605 से 1627 तक, ठीक है। यह जहांगीर जो है अपनी युवा अवस्था से काफ़ी जो है चित्रकला के संबंध में
रुचि रखता था चित्रकला में। और इसके दरबारी चित्रकार अब्दुल हसन, अली रिजा और इसके साथ साथ जो है उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर और गोवर्धन आदि लोग थे इसके चित्रकार और इसके जो है संरक्षित चित्रकार या कलाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, मुगल चित्रकला से अगर प्रभावित चित्रकारियों के बारे में बात करें तो इससे प्रभावित चित्रकारियाँ थी हैं जो है पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला जैसी शैलियाँ जो है इससे प्रभावित थी, लेकिन कालीघाट चित्रकला इससे प्रभावित नहीं थी। ठीक है, सही कथन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कश्मीर का अकबर उपाधि से किस सुल्तान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर उपाधि किस सुल्तान के लिए प्रयुक्त की जाती है। ए सिकंदर, बी जैनुल आबेदीन, सी शमसुद्दीन शाह या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जैनुल आबेदीन के लिए कश्मीर के अकबर की उपाधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक अन्य उपाधि थी, वह थी बड शाह। ठीक है, बड शाह जिसका अर्थ होता है महान सुल्तान। ठीक है, यह कश्मीर का शासक था। ठीक है, अपनी उदार धार्मिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याणों के कारण इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिए और चीज़ों के बारे में जानना जरूरी नहीं। हाँ, इसके काल में कई जो है संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबों का अनुवाद भी करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुमिलित करवाने वाला प्रश्न है, बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर आप बताइए, पढ़िए और फटाक से बताइए कौन सा सही सुमिलित नहीं है। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वैशेषिक जो है यह जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित नहीं थी। ठीक है, वैशेषिक का प्रतिपादन किया गया था कणाद जी के द्वारा। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन सही सुमिलित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, इसकी स्थापना वर्ष 1934 में दिल्ली में हुई थी। दूसरा, इसने विकेंद्रीकृत समाजवाद प्रणाली को बढ़ावा दिया। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन दो सही। देखिए, वास्तव में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी, यह तो सही है, लेकिन इसकी स्थापना दिल्ली में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी पटना में। ठीक है, और प्रमुख इसके जो सदस्य थे वे थे जयप्रकाश नारायण, यह जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल के उस समय संयोजक भी थे, और आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था विकेंद्रीकृत समाजवाद प्रणाली को बढ़ावा देना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोंटफोर्ट सुधारों के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रमिक संवैधानिक सुधारों के समर्थन में कई नरमपंथी या उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और एक नए दल का गठन किया, जिसका नाम था ए जस्टिस पार्टी, बी स्वराज पार्टी, सी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, या डी नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। देखिए, वास्तव में हुआ क्या, जब जुलाई 2018 में जो है संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई और अंत में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर मोंटफोर्ट सुधार जो है लागू किया गया भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, इसे जो है मोंटफोर्ट सुधार या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1918 में। तो इसके बाद जो है कांग्रेस के कई लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। 1918 में जैसे इसकी घोषणा की गई थी तो एक कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया। ठीक है, बॉम्बे में कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता हसन निजामी के द्वारा की गई, और उसमें जो है इन संवैधानिक सुधारों की निंदा की गई और इसे असंतोषजनक तथा निराशाजनक बताया गया। ठीक है, और इसके बजाय जो है प्रभावी स्वशासन की मांग की गई, लेकिन नरमपंथी नेताओं ने प्रस्तावित सुधारों को स्वीकार कर लिया और कुछ बदलावों की मांग की, और बाद में इनके द्वारा एक अलग से दल बनाया गया। ठीक है, और इसी दल के बारे में हमारा यह सवाल था, जिस दल का नाम है नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर उदारवादी दल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उदारवादी दल के इस दल के जो नेता थे ना, इनके द्वारा जो है कांग्रेस द्वारा जो अभियान चलाया गया था असहयोग आंदोलन, तो उसका समर्थन भी इन लोगों ने नहीं किया था, और इसके अलावा इन्होंने इसके विरुद्ध एक आंदोलन भी चलाया था। जानते रहिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। तो यह कथन और कारण के रूप में, सीधा कथन और कारण पे चलते हैं। तो कथन ए है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप भारत का आधुनिकीकरण हुआ, और कथन आ रहा है कि तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ऐसे अन्य विचार जो आधुनिकीकरण का आधार बनते हैं इस आंदोलन के मूल भाग थे। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सही है।
चलिए, दोनों ही कथन सही हैं, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही से व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए पैथी क्लारेंस, बी स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी एवी एलेक्जेंडर या डी क्लीमेट इटली। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, क्लीमेट इटली जो है वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन जो है वर्ष 1946 में भारत में आया था, जानते रहिए आप लोग। ठीक है, और इसके सदस्य थे पैथी क्लारेंस जो उस समय भारत सचिव थे, ठीक, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि जो है उस समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, और एवी एलेक्जेंडर जो कि उस समय नौसेना मंत्री थे। यह 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े खाद्य, कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन कृषि मंथन का पहला संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई या डी अहमदाबाद। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो देखो भैया, कृषि मंथन जो कि एशिया का सबसे बड़ा खाद्य, कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन है, उसके पहले संस्करण का आयोजन जो है अहमदाबाद में किया गया था, IIM अहमदाबाद के माध्यम से। ठीक है, IIM अहमदाबाद के माध्यम से जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात यह है, एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था, यह भी जानते रहिए, इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया था। ठीक, 15,000 लिख दिया मैंने, 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ए 180 मीटर, बी 185 मीटर, सी 183 मीटर या डी 182 मीटर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है वह 182 मीटर है। यहाँ इसके क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य यह नहीं था। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिए हाल फिलहाल में चर्चा में है, क्योंकि इसको एससीओ के 8 अजूबों में शामिल कर दिया गया। एससीओ यानी कि हाँ वही संघाई सहयोग संगठन। कौन कौन से सदस्य हैं एससीओ में? तो एससीओ में जो है भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ठीक है, 8 धरोहर हैं एससीओ के। ठीक है, तो 8 धरोहर कर रहा हूँ, 8 आश्चर्य हैं एससीओ के। तो बाकी अन्य 7 आश्चर्य कौन है? तो भारत का तो आपको पता चल गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, चीन का है डेमिंग पैलेस, ठीक, तजाकिस्तान का है नौरूज पैलेस, पाकिस्तान का है मुगल धरोहर, कजाकिस्तान का है ताम्बली गार्ज, उज्बेकिस्तान का है पो एक कला कॉम्प्लेक्स और रूस का है गोल्डन रिंग शहर, और इसके साथ साथ किर्गिस्तान का है लेक इसिक कुल। ठीक, यह सभी अन्य 7 आश्चर्य हैं। भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को छोड़ दिया जाए तो एससीओ के 8 आश्चर्य। ठीक है, देखिए अगर ऊंचाई की बात करें तो यह तो 182 मीटर है। अगर बात करें क्या कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो कि अमेरिका में है, तो उसकी ऊंचाई कितनी? उसकी ऊंचाई है 93 मीटर की। और इसके बाद अगर बात कर लें चीन के स्प्रिंग टेम्पल के बुद्ध प्रतिमा की, तो उसकी ऊंचाई है 153 मीटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 2020 को निम्नलिखित में से किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया? ए स्वच्छता के, बी फलों एवं सब्जियों के, सी नर्स और मिडवाइफ के या फिर डी वृद्ध व्यक्तियों के। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नर्स और मिडवाइफों के नाम किया गया को रूप में मनाने की घोषणा की गई WHO द्वारा वर्ष 2020 को। ठीक है, ऐसा नहीं कोरोना के कारण। ठीक है, एक नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी 200वीं जयंती भी है इस वर्ष 2020 में। इसी के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की गई कि 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करने हेतु गठित 7 सदस्यीय मंत्रिदल, ठीक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या डी नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बारे में आपको ई दृष्टि में के लेक्चर में भी बताया गया है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के एक दल की अध्यक्षता की जा रही, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की गई थी 14 जनवरी 2016 को। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपदाओं से किसानों के हितों की या किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 को। तो पूछा जा रहा है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जनरल बिपिन सिंह रावत को, बी एडमिरल सुनील सिंह लांबा को, सी जनरल विजय कुमार सिंह को या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जनरल बिपिन सिंह रावत को जो है पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए देखिए CDS जो है ना, यह भारत सरकार का मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। साथ ही साथ थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय पर भी ध्यान केंद्रित करने का काम होगा CDS का। और इसके अलावा यह
DMA यानी कि डिफेंस, क्या, सैन्य मामलों के विभाग, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक। इसका भी प्रमुख होगा CDS, ठीक। चलिए, कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इतना तो आप लोग भी समझते हैं, फ्लो में बोलने में आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें आपको मिलाना है। मैं शांति से बैठा हूँ, वीडियो को पॉज करिए और सूचियों को मिलाइए। चलिए, अब तक आपने अपने वीडियो को पॉज करके अपनी सूचियों को मिला लिया होगा। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, ठीक। तो 4 पे चलते हैं। मणि मेखले एक व्यापारी की कहानी है। तुरक्कापीयम एक क्या है, व्याकरण का ग्रंथ है। सिलप्पाधिकारम क्या है, बताइए। सिलप्पाधिकारम एक प्रेम की कहानी है। और तिरुक्कुलर एक दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिया हुआ, कथन और कारण को मैं पढ़ देता हूँ, आप बताइए आगे का। कि कथन ये है कि भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन का एकमात्र कारण हूण आक्रमण था। और कथन आ रहा है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो है हूणों ने उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है ए सत्य किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सत्य है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, एकमात्र कारण यह नहीं था, हूणों का आक्रमण एकमात्र कारण नहीं था गुप्त साम्राज्य का पतन होना, ठीक है। उस समय अनेक छोटे छोटे साम्राज्य इकट्ठा होते जा रहे थे धीरे धीरे, और गुप्त साम्राज्य का उन पर कंट्रोल या नियंत्रण भी घटता जा रहा था, ठीक। यही कारण था। और साथ ही साथ हूण आक्रमण भी लगातार होते जा रहे थे, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य लगातार कमजोर होता जा रहा था, ठीक है। तो कई विभिन्न कारण रहते किसी भी साम्राज्य, किसी भी परंपरा या सभ्यता को नष्ट होने में या नष्ट करने के लिए, ठीक है। कोई एक कारण कभी भी नहीं होता। तो किसी भी प्रश्न में अगर एक मात्र आ जाए तो वहाँ पर आप निश्चित रूप से गलत का ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात, बिल्कुल सही कथन है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो है उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों पर हूणों द्वारा अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अता अली खां किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम था। ए बीरबल, बी तानसेन, सी अबुल फजल या डी औरंगजेब। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तानसेन ने जब जो है मुस्लिम धर्म को अपनाया तो इनका नाम रख दिया गया अता अली खान, ठीक है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? तो तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। इनके गुरु का नाम था, बताइए। इनके गुरु का नाम था हरिदास। यह पहले जो है मुगल दरबार में आने से पहले रीवा की दरबार में भी, रीवा नरेश के दरबार में भी सेवक के रूप में कार्य कर चुके थे, या फिर रीवा के दरबार में भी सेवा का कार्य करते थे। यह जो है एक गीतकार थे, संगीतकार थे, और इनके द्वारा एक यंत्र भी बनाया गया था जिसका नाम था रबाब, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा इसका खोज किया गया था। यह एक तार से चलने वाला है, ठीक है, जैसे गिटार नहीं होता उसी तरीके का एक रबाब बनाया गया था जो कि तार से चलने वाला एक वाद्य यंत्र था, ठीक है। चलिए, यह किस घराने से संबंधित थे? यह उत्तर भारतीय घराने से संबंधित थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ थे, ठीक है। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ए, अमृतसर की स्थापना अकबर के द्वारा दान की गई भूमि पर की गई थी। बी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटियाला में हुआ था। सी, दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। या फिर डी, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटियाला में नहीं हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वह बिहार में हुआ था। सन, बताइए कौन से सन में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? बता सकते हैं आप लोग? 1666, ठीक है, 1666 में बिहार के पटना क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी। अकबर ने जो है अपनी अकबर के द्वारा दी गई भूमि पर, ठीक है, अकबर ने जो है गुरु रामदास और उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा की लगभग भूमि दी थी और इसी पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। दिलीप सिंह जी जो है वह सिखों के अंतिम राजा, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 1849 में जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ और सिख उसमें पराजित हो गए तो अंग्रेजों द्वारा जो है दिलीप सिंह को पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया गया था, ठीक है, और पंजाब पर कब्जा कर लिया गया था। बंदा बहादुर का सही बात है, मूल नाम लक्ष्मण देव था और इनको जो है बंदा बहादुर का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिया गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर का नाम, लक्ष्मण देव का नाम बंदा बहादुर रख दिया था, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करने वाला है। पूछा जा रहा है कौन सा प्रश्न सही सुमिलित नहीं है, तो इसे आप ही करते हैं। पॉज करिए और सुमिलित करवाइए।
चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तबकात ए नासरी। यह हसन निजामी ने नहीं लिखा था, तबकात ए नासरी को लिखा था मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, निश्चिंत रहिए, मिनहाज उस सिराज। ठीक, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी लिखा था। वहीं हसन निजामी की बात करें, ठीक है, हसन निजामी की अगर बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया था ताज उल मासिर। अलग अलग हैं, अलग अलग पढ़िएगा, ताज उल मासिर लिखा गया था हसन निजामी के द्वारा, और तबकात ए नासरी लिखा गया था मिनहाज उस सिराज के द्वारा। ठीक, बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। तारीख़ दिल्ली को अलबरूनी ने लिखा था, रिहला को इब्न बतूता ने लिखा था, और तारीख़ मुबारक शाही को याहिया बिन अहमद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला थी। ए एनी बेसेंट, बी कादम्बिनी गांगुली, सी भीखाजी कामा, या डी अरुणा असफ अली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, भीखाजी कामा जो है इनके द्वारा 22 अगस्त, डेट याद रहनी चाहिए, 22 अगस्त 1907 को, ठीक, कहाँ पर, जर्मनी के स्टटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ठीक है, यह जो है भारतीय क्रांतिकारियों को जो है, या फिर एक भारतीय क्रांतिकारी थी और इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता था। इनके द्वारा विदेशों में, अमेरिका और यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलनों को अपना नेतृत्व प्रदान किया गया था मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। ठीक है, नीचे कथन और कारण के रूप में प्रश्न दिया हुआ है। तो कथन है ए कि गांधी जी वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध थे, और कारण आ रहा है कि उन्होंने इसे भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के हमले के रूप में देखा था। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही से व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो है वह कथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सत्य है। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य किंतु आर गलत है। ठीक है, जो सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ थे गांधी जी, वह इसलिए थोड़ी नहीं था कि भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि जो कांग्रेस है उस पर हमला हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या करें, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है, थोड़ा बहुत समझा कीजिए, अब काफ़ी देर हो रहा है लगातार लेक्चर लेते लेते, और 2-3 क्वेश्चन और बचे, सोच रहा हूँ कंप्लीट करवा ही दूँ। ठीक है, तो मैं जैसे हिम्मत नहीं छोड़ रहा हूँ, आप भी मत हिम्मत छोड़िए, थक जाइए लेकिन हारिए मत। ठीक, तो देखिए गांधी जी के द्वारा जो है इसका विरोध, सांप्रदायिक पंचायत का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि हिंदू धर्म से दलित वर्ग को अलग करके एक नया वर्ग ही बना दिया गया था, और गांधी जी द्वारा जो है इसको जो है गांधी जी द्वारा जो है इसको पूर्णतया विरोध किया गया था। गांधी जी का मानना था कि भाई अस्पृश्यता का उन्मूलन कीजिए, आप तो हिंदू धर्म को ही अब बांटने पर उतारू हो गए हैं। ठीक, इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की पूर्व संध्या पर गांधी जी ने समाज के व्यापक वर्गों को विशेष निर्देश दिए थे। पहला, सरकारी कर्मचारी, पूछा जा रहा है कि निर्देश कौन कौन से थे, तो बताना है आपको। पहला है सरकारी कर्मचारी को क्या निर्देश दिए गए थे, ये बताया गया। दूसरे में छात्रों के लिए, और तीसरे में सैनिकों के लिए बताया गया। तो चलिए मैं बारी बारी इस पढ़ लेता हूँ। सरकारी कर्मचारी को कहा कि सरकारी सेवा से त्यागपत्र दें, छात्रों को कहा यदि आत्मविश्वास है तो पढ़ाई छोड़ दें, सैनिकों को कहा कि सेना न छोड़े परंतु अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं। आपको बताना है कि उपरोक्त निर्देशों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने एक निर्देश दिए थे कि सरकारी कर्मचारी अपना सेवा से त्याग पत्र न दे, बल्कि वे सरकार में रहते हुए ही कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। ठीक है, बाकी यह दोनों कथन सही है। इसके अलावा इन्होंने किसानों के लिए निर्देश जारी किया कि यदि जो जमींदार है उनका वह सरकार का विरोधी है तब तो उसे पारस्परिक रूप से निर्धारित लगान का भुगतान करते रहिए, लेकिन यदि सरकार का, यानी ब्रिटिश सरकार का, ठीक है ब्रिटिश सरकार थी ना, तो ब्रिटिश सरकार का अगर जमींदार समर्थक है तो उसको लगान देना बंद कर दीजिए। ठीक है, इसके माध्यम से जमींदारों को अपने फेवर में करने लगे गांधी जी। ठीक, रियासतों के शासकों की बात करते हैं, तो रियासतों के शासकों के द्वारा इनको कहा गया कि आप जनता का समर्थन कीजिए और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार कीजिए। तो देसी रियासतों के लोगों से इन्होंने कहा कि अगर आपका शासक जो है, अपने शासक का समर्थन केवल आप तभी करिए जब वह सरकार का विरोधी, यानी ब्रिटिश सरकार का विरोधी, और स्वयं को राष्ट्र यानी कि भारत का हिस्सा घोषित करे। ठीक है, हालांकि ये निर्देश कभी भी पब्लिकली नहीं हो पाए थे उस समय आंदोलन के दौरान। ठीक है, क्योंकि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। ठीक है, करो या मरो, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना की बात कर रहे हैं, किसकी, नेशनल इकोनॉमिक सेंसस की बात हो रही है। ठीक है,
तो पहला कथन है कि प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है, यह प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है और यह सरकार व अन्य संगठनों के लिए नीतियों एवं योजनाओं के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन है कि 7वें संस्करण में पहली बार संपूर्ण जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक एप्लीकेशन के उपयोग से संचालित की जा रही है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही कथन है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दो सही। देखिए, प्रत्येक 10 वर्षों में नई राष्ट्रीय जनगणना जो है यह बीच बीच में हुई और अब तक केवल 7 ही हुई है, 6 ही संपन्न हो पाई और 7वीं चल रही थी। ठीक है, इसकी शुरुआत वर्ष 1977-78 में की गई थी। ठीक है, 77-78 में पहली बार इस जनगणना को शुरू किया गया था या संपन्न किया गया था। ठीक है, क्योंकि इतने ब्रॉड लेवल पे इस जनगणना को किया जाता है कि इसको संभव नहीं हो पाता इस जनगणना को प्रत्येक वर्ष कर पाना। और जब यह डिजिटल अभियान शुरू किया गया तो उसके साथ साथ सरकार ने घोषणा की कि अब से जो है इसको प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाएगा इस जनगणना को। ठीक है, तो जानिए पहले राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना क्या होती है। देखिए, राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना में जो है देश के सभी उद्यमशील इकाई यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इनकी गणना की जाती है कि ये इनकी गणना के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की जनगणना की जाती है। ठीक है, जो कृषि से संबंधित भी हो सकते हैं और गैर कृषि क्षेत्र से भी संबंधित हो सकते हैं, बशर्ते कि यह किसी भी आर्थिक गतिविधि से संबंधित हों, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को जो उत्पादन कर रहे हैं और वितरण कर रहे हैं उसमें इनके द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा। ठीक है, यह जिन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या फिर वितरण इनके द्वारा किया जा रहा है उसका जो है उत्पादन, वितरण या फिर उत्पादन जो है इनके द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए नहीं किया जा रहा। ठीक है, स्वयं के उपभोग के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि यह किया जा रहा है आम जनमानस के लिए। ठीक है, हमारे और आपके लिए। तो इन सभी फैक्ट्रियों की जनगणना की जाती है और आप भी देखते हैं कितने छोटे छोटे लेवल पर कितनी छोटी छोटी कंपनियां, कितनी छोटे छोटे इंडस्ट्री या उद्यमशील इकाइयां हैं। ठीक है, तो इन सभी की गणना करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसी वजह से लगातार इस जनगणना को संभव नहीं किया जा रहा था। हालांकि जो है वर्तमान जो जनगणना चल रही 7वीं जनगणना, आर्थिक जनगणना जो 7वीं चल रही, इसको CSC के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इस जनगणना को जो है MOSPI के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या फिर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है कॉमन सर्विस सेंटर के साथ साझेदारी के माध्यम से की जा रही है। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर किसका वो है तो इनिशिएटिव है, तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MeitY का जो है एक घटक है या फिर एक प्रयोजन या फिर एक पहल है CSC, जिसके माध्यम से इस पूरी योजना को इस बार कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, इसको 30 सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना है। ठीक है, तो जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो इसका डाटा अगर जारी हो गया तो एक डाटा और रटना पड़ेगा आपको। हाँ, चलिए देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने ओलंपिक एवं अन्य विश्व चैंपियनशिप से किस देश को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ए इजराइल, बी पाकिस्तान, सी फ्रांस या डी रूस। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रूस को जो है वाडा के द्वारा 4 वर्ष के लिए सभी प्रकार के ओलंपिक खेलों और अन्य विश्व चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया है भाग लेने के लिए। ठीक है, रूस को वाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है 4 वर्षों के लिए। ठीक, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसका यह आरोप था कि 9 दिसंबर 2019 को, मतलब 2019 जानते रहिए, 2019 से अगले 4 वर्षों के लिए रूस को जो है वाडा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसका आरोप था कि रूस के खिलाड़ी जो है ना, वे डोपिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इधर उधर करके उससे बाइकाट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें रूस देश भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। चलिए, तो रूस के द्वारा जो है आगामी जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भी भाग नहीं लिया जाएगा। चलिए, कुछ बात कर लेते हैं वाडा के बारे में। ठीक है, देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगले 4 वर्ष तक जो भी खेल होंगे उसमें जो है भाग नहीं लेगा। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग बताने का कोई औचित्य नहीं। वाडा के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, वाडा की स्थापना, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना जो है 1999 में की गई थी। 1999 में वाडा की स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में। ठीक है, इसका वित्त पोषण किस प्रकार से होता है, तो जो विश्व की सभी खेल गतिविधियाँ होती हैं और जो सरकारें हैं समान रूप से इसका वित्त पोषण करती रहती हैं। इसका मुख्य कार्य है वैज्ञानिक अनुसंधानों, शिक्षा, एंटी डोपिंग योग्यता का विकास करना और साथ ही साथ जो है विश्व एंटी डोपिंग कोड की निगरानी करना। ठीक है, कोड यानी वो कोडिंग वाला, कंप्यूटर वाला कोड नहीं, बिल वाला कोड है। ठीक है, उसकी निगरानी करना और कौन कौन इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उन पर प्रतिबंध लगाना, उन पर जो है कार्रवाई करना आदि जो है वाडा का कार्य है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और ऐसे ही साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।